स्वामी जी प्रणाम। आज के सत्संग का विषय है चेतना का विस्तार, मादकता या ध्यान के द्वारा। इस विषय पर हम चर्चा करें उससे पहले चेतना क्या है, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, इस संबंध में आप हमें बताइए। चेतना जानने की क्षमता, द कैपेसिटी टू नो। हमारे भीतर वह कौन सा तत्व है जो जान रहा है। माना कि इंद्रियों के माध्यम से जान रहा है, लेकिन वह जानने वाला कौन है? तो उसको भगवान कृष्ण ने गीता में अंतर्यामी कह के पुकारा है। तो हमारे भीतर जो ऑब्जर्वेशन की क्षमता है उसका नाम चेतना है। प्राचीन जमाने से जो पदार्थवादी लोग हैं, मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड वाले, वे मानते हैं कि मस्तिष्क के द्वारा चेतना उत्पन्न होती है। यानी पदार्थ से, मैटर से हमारा शरीर बना है, उसमें मस्तिष्क उत्पन्न हुआ और मस्तिष्क का एक बाई प्रोडक्ट है चेतना। ऐसी पुरानी सोच थी, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक सोच, मनोवैज्ञानिक सोच बिल्कुल अलग हो गई है और वह अध्यात्म के ऋषियों द्वारा जो बात कही गई थी उसकी तरफ आने लगी है कि चेतना की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। वह व्यक्तिगत नहीं है, वह ब्रह्म चैतन्य, कॉस्मिक कॉन्शसनेस, सारे अस्तित्व का चैतन्य है। हमारे भीतर भी वही प्रकट हो रहा है, उसका एक छोटा छोटा अंश, लेकिन है वह एक अखंड ब्रह्म चैतन्य। तो धीरे धीरे मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड वाले साइंटिस्ट भी अब इस ओर तरफ जा रहे हैं और उस बारे में आज मैं चर्चा करूंगा कि पहले हमारी जो धारणा थी बिल्कुल गलत थी, विशेषकर पदार्थवादियों की। वे सोचते थे कि ब्रेन का एक बाई प्रोडक्ट है चेतना। अब सोच उल्टी हो गई है। चेतना का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। माना कि इस ब्रेन के थ्रू, इस शरीर के थ्रू वह काम करती है, लेकिन उसकी स्वतंत्र सत्ता है अपने आप में। तो इसमें हम विस्तार से बात करेंगे। चेतना को समझने के बाद, उसकी परिभाषा जानने के बाद, चेतना का विस्तार जीवन में कैसे हो सकता है, किन किन आयामों से हो सकता है, उस संबंध में प्रकाश डालिए। ठीक है, इस विषय पर, इस गंभीर विषय पर आने के पहले थोड़ी सी कुछ हल्की फुल्की बात कहूँ। हंसी मजाक की भी है, लेकिन इशारा उसका बड़ा गहरा है। एक छोटी सी कहानी है। यूरोप के कोई लोग अरब देशों में रेगिस्तान में भ्रमण के लिए आए थे। ये घटना 300-400 साल पुरानी है। उस जमाने में रेगिस्तान में लोगों की हालत बड़ी ख़राब थी। पीने के लिए पानी नहीं हुआ करता था, हरियाली नाम की तो कोई चीज़ नहीं होती थी। बड़ी कठिनाइयों में जीते थे। तो यूरोप से आए हुए वे लोग, उनकी कुछ मित्रता हो गई घूमते फिरते वहाँ पर, और उनने सोचा कि इन लोगों को भी हम अपने शहर में ले चलें, इनको दिखाएं कि कैसी हरी भरी ज़मीन है, कितने बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, फूल खिलते हैं, फल लगते हैं, खूब खाने पीने को है, और पानी की तो नदियाँ बहती हैं। यहाँ तो पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते हैं। उन लोगों को भरोसा ना हुआ कि पानी और बहता है, तो सोच ही नहीं सकते थे। वो भी बड़े उत्सुक थे। तो 3 लोगों को अपने साथ अपने देश लेकर आए। वो लोग हैरान हुए। पहली बार उन्होंने हरे भरे वृक्ष देखे, बड़े बड़े हरियाली भरे उद्यान देखे, और ख़ासकर जिस होटल में वो रुके थे वहाँ उन्होंने खूब स्नान किया। ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही पानी पी रहे थे। इतना पानी उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। मुश्किल का दिन तब आया जब 1 हफ्ते के बाद उनकी रिटर्न यात्रा शुरू होनी थी। तो कारें आके खड़ी हैं, उनको ले जाने के लिए तैयारी है सब। बैलगाड़ियाँ, घोड़ा गाड़ियाँ उस ज़माने में चला करती थीं। तो उनका सामान लाद दिया गया है, लेकिन वो 3 आदमी गायब ही, मिल ही नहीं रहे। कहाँ गए? यहाँ वहाँ सब जगह खोज रहे, होटल में कहाँ गए कहाँ गए। बाद में पता चला कि वो बाथरूम में जाके वो नल की टोंटी उखाड़ रहे थे। उनसे पूछा, पागलो ये क्या कर रहे हो? बोले, हमारे रेगिस्तान में पानी की कमी है, ये गजब की चीज़ है टोंटी, बस इसको जरा सा घुमाओ, पानी की जलधार निकलने लगती है, इसको हम ले जाएंगे तो चमत्कारी चीज़ है और रेगिस्तान में हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तब उनको समझाया गया कि पागलो, ये पानी नल की टोंटी से आ जरूर रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम है। कहीं ऊंचे पर्वतों से नदियां बह के आ रही हैं, उन नदियों पे बांध बनाया गया है, डैम बनाया गया है, वहाँ से पानी को
कहीं टंकी में भेजा जाता है, वहाँ टंकी से फिर यह नलों में आता है। नल खोलने से प्रकट जरूर होता है, लेकिन नल के कारण पैदा नहीं हो रहा। यह जल भंडार उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। तुम ये नल की टोंटी वहां ले जाके क्या करोगे? उससे कुछ भी नहीं निकलेगा। हमारी सोच भी कुछ ऐसी ही है। हम सोचते हैं कि चैतन्य जो है, कॉन्शसनेस जो है, वह हमारे तन मन इनका बाई प्रोडक्ट है, तो हम बड़ी भूल में हैं। हमारे आध्यात्मिक ऋषियों ने हमेशा कहा है अखंड चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। हाँ, हम मनुष्यों के द्वारा, अन्य पशु पंक्षियों के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा, भांति भांति के जीव जंतुओं के द्वारा वही काम करता है। इसको हम एक दूसरे उदाहरण से समझ लें। कोई आदिवासी आए आपके घर में और वो देखे कि अरे आपने तो रात को बटन दबाई और बिजली जल गई, गजब हो गया। हम लोग तो बहुत परेशान होते हैं लाइट के लिए जंगल में, और वो बल्ब निकाल के ले जाने लगे कि एक बल्ब मुझे दे दीजिए। हम कहेंगे बल्ब ले जाने से कुछ नहीं होगा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम है। कहीं नदियों पे डैम बनाए गए हैं, वहाँ पे टरबाइन चल रही है, टरबाइन से बिजली पैदा हो रही है, वो पावर हाउस में दूर तारों से चली आ रही है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है शहर शहर में, घर घर में तार बिछे हुए हैं, मीटर लगे हुए हैं, उस मीटर के द्वारा फिर और कम थोड़ी सी बिजली, और फिर घर में इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं बिजली के, उन सब में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। 40 वाट का बल्ब है, उसमें थोड़ी सी बिजली आएगी, 100 वाट का बल्ब, उसमें ज़्यादा बिजली आएगी। इसका लंबा चौड़ा सिस्टम है। माना कि बिजली के बल्ब से रोशनी प्रकट हो रही थी, लेकिन वो बल्ब के द्वारा बिजली पैदा नहीं हुई थी। तो अब मैं उस पॉइंट पर आता हूँ जो जहाँ से आपने प्रश्न उठाया था, चेतना क्या है। सामान्यतः मटीरियलिस्टिक साइंटिस्ट की सोच आज तक यही रही कि ब्रेन के द्वारा चेतना उत्पन्न हो रही है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई सोचे कि नल की टोंटी के द्वारा पानी पैदा हो रहा है या बल्ब के द्वारा विद्युत पैदा हो रही है। नहीं, वह जल भंडार, वह विद्युत का सिस्टम अथवा हमारे भीतर की चेतना, आत्मा, इसकी सत्ता प्राइमरी है, प्रथम है। ये तन मन बाद में आए और इनके द्वारा वह प्रकट होती है। एक छोटी सी घटना आपको बताऊं। कुछ वर्षों पहले अमेरिका में एक महिला हैं, मेडिकल कॉलेज में स्वयं विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उनका नाम है डॉक्टर टेलर। टेड टॉक पर इनका पूरा वर्णन है, आप उनके मुखारविंद से ही उनकी अपने जीवन की घटना सुनिएगा। मैं बहुत संक्षेप में बताता हूँ, उससे कुछ इशारा मिलेगा कि मैं किस तरफ की बात बताना चाह रहा हूँ। डॉक्टर टेलर एक दिन अपने बाथरूम में स्नान कर रही थी और उनको अचानक लगा कि कुछ डिजीनेस, चक्कर सा आ रहा है। उस समय तो नहीं पता था कि क्या हो रहा है। वास्तव में उनके लेफ्ट साइड के हेमिस्फीयर में, ब्रेन में एक छोटी सी कैपिलरी से लीकेज शुरू हो गई थी, ब्रेन हीमोरेज शुरू हो गया था। लेकिन वो सडन नहीं हुआ था, बड़ी आर्टरी में नहीं हुआ था, इसलिए वो अचानक बेहोश नहीं हुई। बेहोश होने में करीब 15-20 मिनट लगे। धीरे धीरे बहुत छोटी कैपिलरी से लीकेज हो रही ब्लड की। उनको थोड़ा चक्कर सा लगा। उन्होंने दीवार का सहारा लिया, हाथ लगाया उसमें, और एक विचित्र घटना घटी। उनको ऐसे लगा कि उनका हाथ और दीवार अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। और फिर ऐसा ही लगा कि पैर के पंजे जहाँ टब बाथ में लगे हुए थे, वो टब के साथ एक हो गए हैं। अगले क्षण एहसास हुआ कि इस पूरे मकान के साथ मैं एक हूँ, अलग थलग नहीं हूँ। और 2-3 सेकंड में ऐसा लगा कि पूरे ब्रह्मांड के साथ में जुड़ी हुई हूँ। समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। अद्भुत शांति और परम आनंद का अनुभव हुआ। उन्होंने बाद में फिर बताया कि निर्वाण शब्द मैंने सुना था कि परमानंद की अवस्था होती है, मुझे निर्वाण की झलक मिली। फिर वे किसी प्रकार दीवार का सहारा लेते लेते बाहर आईं। उन्होंने हॉस्पिटल फ़ोन किया अपने डिपार्टमेंट में ही, लेकिन फ़ोन करते समय एक अजीब घटना घटी। उनको फ़ोन के नंबर समझ नहीं आ रहे। वो हमारा जो लेफ़्ट साइड का ब्रेन है वो गणितीय है, अंकों वाला है, तर्क वाला है, विचार वाला है, विश्लेषण वाला है, तर्क शक्ति वाला है। तो अंक भूल गई वो।
2 या 4 या 0 कैसे होते हैं ये नहीं पता, लेकिन पिक्चोरियल ब्रेन जो राइट साइड वाला है वो काम कर रहा है। हमारे दाहिनी तरफ का मस्तिष्क में सोच विचार नहीं है, वहाँ पर भाव होते हैं, कला वहाँ से पैदा होती हैं। हम जिनको बहुत प्रतिभाशाली लोग कहते हैं उनका राइट साइड ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है। तो इनको चित्र दिख रहा है कि 0 ऐसा होता है, 2 ऐसा होता है। 0 और 2 ये अंक वो भूल गई, ये शब्द भूल गई। ये लेफ्ट ब्रेन में थे। लेफ्ट ब्रेन में हीमोरेज हो रही है, लेफ्ट ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है। अगले 5-7 मिनट तक उनका राइट ब्रेन ठीक से काम करता रहा, वो पूरी बेहोश नहीं थी। तो उन्होंने अपने लेटर पैड में से नंबर देखे फ़ोन के, हॉस्पिटल के, और वही फ़ोन में देख के उसको डायल किया। अस्पताल फ़ोन लग गया। अब इन्होंने अपनी स्थिति बयां करने की कोशिश की। वहाँ उनके असिस्टेंट नहीं उठाया था फ़ोन। वो क्या कह रहा है उसकी बात इनको कुछ समझ नहीं आ रही। भाषा से डिस्कनेक्ट हो गई। भाषा और लैंग्वेज से संबंधित सारी चीज़ें, शब्दों के अर्थ वो लेफ्ट ब्रेन में है। लेफ्ट ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया और ये कुछ कह रही हैं जो उनके असिस्टेंट को समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ आवाज़ निकल रही है जैसे छोटे बच्चों की आवाज़ निकलती है, वैसी आवाज़। वो तो घबरा गया कि मैडम को क्या हो गया। वो एम्बुलेंस लेके पहुँचे। तब तक ये बेहोश हो चुकी थी पूरी तरीके से। हॉस्पिटल ले जाया गया, डायग्नोसिस हुई, ब्रेन हीमोरेज हुआ है। कोई 6-7 साल तक ये बेहोश रहीं। चूँकि वो स्वयं ही मेडिकल कॉलेज में थी, एनाटॉमी डिपार्टमेंट में, और पर्टिकुलरली ब्रेन स्पेशलिस्ट थी। एनाटॉमी में भी उन्होंने जो सुपर स्पेशलाइजेशन किया था वो ब्रेन के बारे में किया था। संयोग की बात, उन्हीं के ब्रेन में ये खराबी पैदा हो गई। अमेरिका में थी, सारी सुविधाएं थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ थी, इंश्योरेंस था, सब कुछ। तो 6-7 साल तक उनको उस हालत में ज़िंदा रखा गया। उसके बाद उन्हें होश वापस लौटना शुरू हुआ। धीरे धीरे ब्रेन ने काम करना शुरू किया, बॉडी फंक्शंस भी लौट आए, उठने बैठने लगीं, चलने फिरने लगीं। काफ़ी समय के बाद बोलना शुरू हुआ, फिर से शब्द, अर्थ, अंक वो सब समझ में आने लगे। नॉर्मल डायलॉग कम्युनिकेशन शुरू हो गया। और तब उन्होंने बताया कि इन 7 सालों में मैंने निर्वाण का अनुभव किया है, जिसके बारे में मैंने कहीं कहीं पढ़ा था कि कैसा होता है, परम आनंद की दशा। और मैं ये छोटा सा शरीर नहीं हूँ जैसे कि दिखाई देती हूँ, ये पूरा विश्व मैं ही हूँ, मैं इससे अलग थलग नहीं हूँ। और तब उनमें ये क्षमता आ गई। फिर तो बाद में उन्होंने अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन करने लगी, पढ़ाने भी लगी जैसा नॉर्मल वे में करती थी। फिर उन्होंने टीवी पे इंटरव्यू देना शुरू की कि उनको क्या घटित हुआ है। जब लेफ्ट ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया था, तब अचानक वो जो राइट ब्रेन बचा, जहाँ कोई विश्लेषण नहीं है, संश्लेषण है। विचार हमें तोड़ता है, खंडित करता है, हमें सीमित करता है। और दाहिने तरफ का जो मस्तिष्क है वो हमें जोड़ता है। हमारे देश में हम जिसको योग कहते हैं, विश्वात्मा से जोड़ का महसूस हुआ। मैं अखिल ब्रह्मांड हूँ, ऐसा एहसास हुआ। और परम शांति, परमानंद की दशा, अद्भुत, जो कभी नहीं जाना था। धीरे धीरे उनके अंदर ये क्षमता आ गई, वो जब चाहे लेफ्ट ब्रेन में शिफ्ट हो सकती हैं। अब कॉलेज में पढ़ाना है, कोई किताब पढ़नी है, कुछ लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, और जहाँ फुर्सत मिली अपने राइट ब्रेन में शिफ्ट हो जाती हैं, जहाँ शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है, सच्चिदानंद है। ये बात उन्होंने फिर टीवी इंटरव्यू में कहनी शुरू की, सबको बतानी शुरू की कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। ये तो संयोग की बात, बीमारी की वजह से हुआ। आप लोग भी करके देखिए, शायद हो जाए। थोड़ी देर के लिए विचार अगर बंद हो जाएं, बस इतनी सी बात है, लेफ्ट ब्रेन का फंक्शन थोड़ा कम हो जाए, अचानक राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन में ईगो है, अहंकार है, मैं भाव है, और राइट ब्रेन में अहम भाव नहीं है, वहां ब्रह्म भाव है। तो मैं चाहूंगा टेड टॉक पर, यह बहुत प्रसिद्ध उनका व्याख्यान है, डॉक्टर टेलर उनका पूरा नाम है, ये आप खोजेंगे तो तुरंत मिल जाएगा। उनके मुखारबिंद से पूरी बात सुनिएगा। और उन्होंने बड़ी अद्भुत बात बताई कि लेफ्ट ब्रेन की वजह से हम अपने आप को एक क्षुद्र इंसान महसूस करते हैं। है विराट चैतन्य,
लेकिन यहाँ से फिल्टर होकर चीज़ें आती हैं और बहुत कम हम तक पहुँचता है। जैसे मैंने कहा कि विशाल जलाशय है, लेकिन हमारी टोंटी में से तो थोड़ा सा पानी निकलता है, हमारे काम के लायक पर्याप्त है। जहाँ बिजली पैदा हो रही है टरबाइन से, जनरेटर से, वहाँ तो बहुत हाई वोल्टेज, हाई एम्पियर्स पैदा हो रहे हैं, लेकिन हमारे घर में जितनी पहुँचती है अपने छोटे मोटे बल्ब जलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए, वो उतनी पर्याप्त है। तो ऐसा ही समझना, विस्तृत चेतना, एग्जिस्टेंशियल कॉन्शसनेस है, उसका बहुत छोटा सा अंश हमारे भीतर पहुंच पा रहा है। और विशेषकर जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है, विचार वाला, तर्क वाला, गणित वाला, हिसाब किताब वाला, विश्लेषण वाला, यह उसमें से बहुत ही छोटा सा हिस्सा लेता है, बहुत छोटा सा हिस्सा लेता है। इसका काम उतने में चल जाता है, इससे ज़्यादा कि उसको ज़रूरत भी नहीं है। काश किसी विधि से यह काम करना बंद कर दे थोड़ी देर के लिए, तो अचानक हमें अपने विराट स्वरूप का अनुभव होगा। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा ना, अपना विराट स्वरूप दिखाया। उस विराट स्वरूप का अनुभव हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर कर सकता है। तो ये तो संयोग की बात है, बीमारी की वजह से डॉक्टर टेलर को ऐसा हुआ। मैं कुछ और उदाहरण देना चाहूँगा जिनके माध्यम से चेतना के विस्तार की अनुभूति होती है। अभी सन 2012 में एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी साइकेडेलिक मशरूम के ऊपर। यह एक नशीला पदार्थ है, एक मादक द्रव्य है। बहुत सारे लोगों पर इसका प्रयोग किया गया, और विशेषकर उस समय fMRI, फंक्शनल MRI की मशीन बन चुकी थी, तो इन सब की फंक्शनल MRI चल रही थी, EEG से टेस्टिंग चल रही थी कि इनके ब्रेन में वास्तव में क्या हो रहा है। ये जो बहुत अद्भुत अनुभव करते हैं साइकेडेलिक मशरूम वाले, बड़े अद्भुत अनुभवों की चर्चा करते हैं कि ऐसा 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 दिख रहा है, तो वास्तव में इनके मस्तिष्क में क्या हो रहा है। अनुमान यह था वैज्ञानिकों का कि इनके मस्तिष्क का कोई हिस्सा ओवर एक्टिव हो गया होगा। उस ओवर एक्टिविटी की वजह से इनको हेलुसिनेशन हो रहा है। ये रियल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मामला बिल्कुल उल्टा निकला। बड़ी हैरानी हुई, वैज्ञानिकों ने जो सोचा था उसका ठीक उल्टा। ब्रेन एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई थी। फिर तो साइकेडेलिक मशरूम के अलावा दूसरे मादक द्रव्यों पर भी प्रयोग किए गए, और हमेशा पाया गया कि चाहे वो शराब हो अथवा कोई दूसरे ड्रग्स हों, ये ब्रेन की एक्टिविटी को सुस्त कर देते हैं। विशेषकर लेफ्ट साइड का ब्रेन सो जाता है, जैसे वहाँ का ब्रेन सर्कुलेशन भी कम हो जाता है, वहाँ के EEG ग्राफ भी स्लो हो जाते हैं, और तब जो अद्भुत और अनूठे, ये कहते हैं अलौकिक अनुभव हुए, डिवाइन एक्सपीरियंस हुए, वो अनुभव इन लोगों को घटित होते हैं। तो ये दिमागी सक्रियता का परिणाम नहीं है, बल्कि दिमाग का कोई हिस्सा निष्क्रिय हो गया, और उसकी वजह से ये कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शसनेस का अनुभव हुआ। जैसे इसके पहले हम एक छोटे से जेल में बंद थे, एक काल कोठरी में बंद थे, और अचानक हम बाहर निकल आए और आकाश, विराट आकाश का अनुभव हुआ। आश्चर्य की बात नहीं कि धर्म के जिज्ञासुओं ने, हमारे देश में हम जानते हैं सन्यासियों ने, साधुओं ने, महात्माओं ने बहुत प्रकार के नशीले द्रव्यों का उपयोग किया है। गांजा, भांग, अफीम इत्यादि इत्यादि, धतूरा, इनका उपयोग करते रहे हैं। रासायनिक प्रभाव से भी यह हो सकता है कि हम अपने मस्तिष्क को सुस्त कर दें, और तब हम विराट चैतन्य की अनुभूति कर पाएं। क्योंकि यह जो हमारा नल है, टोंटी है छोटी सी, 40 वाट का बल्ब है, इसमें बहुत लिमिटेड पानी आ रहा है, बहुत लिमिटेड विद्युत आ रही है, और हम सोचने लगते हैं कि बस यही ज़िंदगी है, यही हमारा होना है। नहीं, यही हमारा होना नहीं है। हमारा होना बहुत विराट है। ओशो कहते हैं जैसे एक 7 मंजिला इमारत हो, हम बीच के भवन में हैं, चौथे में, इसके नीचे भी 3
मंजिलें हैं। सबकॉन्शियस की पहली पर्सनल लेयर है, दूसरी कलेक्टिव सबकॉन्शियस और तीसरी कॉस्मिक सबकॉन्शियस। और जहां हम हैं इसके ऊपर भी 3 मंजिलें और हैं, एक पर्सनल सुपर कॉन्शियस, एक कलेक्टिव सुपर कॉन्शियस और एक कॉस्मिक सुपर कॉन्शियस। ऐसा समझें एक वृक्ष है, अगर हम वृक्ष के केवल तना तना को देखें तो हर पेड़ दूसरे पेड़ से अलग है। ठीक है, कोई 2 इंच मोटा है, कोई 4 इंच मोटा है, कोई 4 फुट मोटा है, बस छोटे 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 तने हैं। अगर हम वृक्ष को वैसा ही समझें तो काश हम वृक्ष के नीचे खुदाई करें, तब हम पाएंगे अरे ये तने में से तो कई जड़ें निकली, कई शाखाएं निकली, उन शाखाओं में से उपशाखाएं निकली, उनमें से और छोटे छोटी मूल तंतु निकले, वो तो पूरी जमीन से जुड़े हुए हैं। और अगर ऊपर जाएं तब भी हम देखते हैं कि शाखाएं, शाखाओं की प्रशाखाएं, प्रशाखाओं की और छोटी छोटी डालियां, छोटी छोटी टहनियां, फिर हजारों लाखों पत्ते, फल और फूल आकाश से जुड़े हुए हैं, सूरज से जुड़े हुए हैं, वायुमंडल से जुड़े हुए हैं। तो वास्तव में पेड़ क्या है? अगर सिर्फ तना को देखा तो एक बहुत ही सीमित छवि हमारे मन में बैठती है, लेकिन अगर उसके ऊपर के विस्तार को देखें, वह सूरज से फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वह इस विराट वायुमंडल में सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, वह इस आकाश में अपनी सुगंध को बिखेर रहा है, पशु पंछियों से जुड़ा हुआ है, पशुओं को भोजन दे रहा है, पंछियों को भोजन दे रहा है, भ्रमर उसके इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। नीचे जड़ें पूरी जमीन से जुड़ी हुई हैं, दोनों तरफ से विराट है, बीच में बहुत संकीर्ण है। तो ऐसा ही हमारी चौथी मंजिल है, जिसको हम अपनी चेतन मन, कॉन्शियस माइंड कहते हैं। बहुत संकीर्ण, बहुत छोटा सा, काश हम इसके ऊपर अथवा नीचे कहीं भी जा सकें। मदहोशी में नशा करके अक्सर हम नीचे की तरफ जाते हैं, विराटता का अनुभव होता है, क्षुद्रता और सीमा छूट जाती है, लेकिन हम बेहोश हो जाते हैं और वो हमारे हाथ में नहीं होता। हम रासायनिक प्रभाव के गुलाम हो जाते हैं, फिर हम एडिक्टेड हो जाएंगे बार बार उस अनुभव में जाने के लिए। और आज जितने एक पैक शराब से काम चला था, कल एक पैक से नहीं चलेगा, कल 2 पैक लेनी पड़ेगी, हफ्ते भर बाद फिर 3 पैक लेनी पड़ेगी। मात्रा बढ़ती जाएगी, साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ते जाएंगे, हेल्थ को नुकसान होगा और हम डिपेंडेंट होंगे। वो अनुभव हम अपने आप नहीं कर रहे हैं। ध्यान में उन अनुभवों में हम स्वयं अपने प्रयास से पहुंचते हैं, हमने किसी रसायन की मदद नहीं ली, ये कोई केमिकल नहीं है। इसके पहले कि हम ध्यान में उस विस्तार का कैसे अनुभव करते हैं, थोड़ी सी और कुछ बातें आप सबको बताना चाहूँगा। और चूँकि डॉक्टर्स हैं इसलिए आपको काफ़ी कुछ पता ही होगा, मैं बहुत शार्ट में कहूँगा। आपने एक शब्द सुना होगा, सावंत सिंड्रोम, SAVANT, सावंत सिंड्रोम। इसका पुराना नाम था इडियट सिंड्रोम, इडियट सावंत। हिंदी में कहें प्रतिभाशाली मूर्ख, सुनने में विरोधाभासी लगता है, लेकिन फ्रेंच शब्द इडियट सावंत का यही अर्थ था कि है तो मूढ़ लेकिन बड़ा प्रतिभाशाली, सुपर टैलेंटेड इडियट। करीब 10 लाख लोगों में एक व्यक्ति ऐसा होता है। आप वेबसाइट से इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। अन्य प्रकार से यह बहुत सामान्य से गया बीता है, या तो उसको कोई मेंटल डिसएबिलिटी होती है, रिटार्डेशन होता है, या कभी कभी फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, शारीरिक अपंगता, मानसिक अपंगता होती है। लेकिन किसी क्षेत्र में इसके भीतर असाधारण प्रतिभा होती है, जीनियस, विशेषकर संगीत के क्षेत्र में और गणित के क्षेत्र में सुपर जीनियस होता है। एक प्रकार इसमें होता है कैलेंड्रिक सावंत जिसको बोलते हैं। वो बच्चे बचपन से ही इतने अद्भुत होते हैं हिसाब किताब में, लगता है कोई दैवी शक्ति काम कर रही है। आप उनसे पूछिए 4 जनवरी 1962 में कौन सा दिन था, वो फट से बता देंगे, मंगलवार था कि शुक्रवार था, तुरंत।
हिसाब किताब लगाने में तो समय लगता है, इनको ये जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? वैसे उनका ब्रेन डैमेज्ड है, डिसीज्ड है, सामान्य हिसाब किताब लगाना उनको नहीं आता, स्कूल में फेल हो जाएंगे, स्कूल से निष्कासित कर दिए जाएंगे। लेकिन हद हो गई। किसी विशेष तारीख को उनसे पूछिए कि अच्छा बताइए सन 2001 में 8 मार्च को आपने नाश्ते में क्या खाया था, वो इतना डिटेल में बता देंगे जैसे अभी अभी सामने सब कुछ रखा हो। कि मेमोरी बड़ी अद्भुत। पर ये कैसे संभव? इनका ब्रेन तो खराब है, अन्य मामलों में भी बिल्कुल इडियट हैं, लेकिन दूसरी तरफ से सुपर टैलेंटेड हैं। लगभग आधे सावंत सिंड्रोम के बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं, जैसे ऑटिज्म, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, और शेष आधे बच्चों में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की कोई बीमारी होती है, अथवा चोट या ब्रेन इंजुरी, मस्तिष्क की कोई बीमारी या सिर पे लगा कोई आघात, ये कारण होते हैं। इसका मतलब है इनका मस्तिष्क सामान्य से कम काम करता है। फिर इनके भीतर क्या हो गया कि इस मानसिक विकलांगता और न्यूरोलॉजिकल डिसीज के बावजूद ये असाधारण प्रतिभा के धनी हैं। सामान्य मानसिक क्षमताएं इनकी नहीं हैं, लेकिन विशेष विशेष फील्ड में इनके भीतर अत्यंत अद्वितीय प्रतिभा मौजूद है, लाजवाब, और बड़े बचपन से ही पता चल जाता है। 2 प्रकार की सावंत सिंड्रोम होती हैं, एक तो पैदाइशी जो छोटे बच्चों में ही प्रकट हो जाती हैं, और दूसरी कभी कभी बड़े होकर भी होती हैं, बड़ी उम्र में, एक्वायर्ड जिसको कहते हैं, कुछ कंजेनाइटल कुछ एक्वायर्ड। सावंत सिंड्रोम एक दुर्लभ स्थिति है, करीब 1 मिलियन बच्चों में एक बच्चे को होती है। उत्कृष्ट स्मृति, गणना की अद्भुत कुशलता, नक्शा याद रखना, इसकी अनूठी कुशलता होती है, और इनके अंदर कलात्मक क्षमता होती है, विशेषकर संगीत। अन्य कलाओं में भी निपुण होते हैं, संगीत में विशेष रूप से निपुण होते हैं। हैरानी की बात है, जब इनका दिमाग ठीक से काम नहीं करता, फिर ये वाली क्षमताएं इनके भीतर कहाँ से आ गई, कैसे आ गई? आमतौर पर कोई एक असाधारण क्षमता किसी में मौजूद होती है, सावंत सिंड्रोम वाले बच्चे में कभी कभी एक से ज़्यादा भी होती हैं। ऑटिज्म नामक रोग से पीड़ित बच्चों में 10% सावंत सिंड्रोम वाले होते हैं। 90% तो मेंटली बिल्कुल रिटार्डेड हैं, उनमें कोई प्रतिभा नहीं होती, लेकिन 10%, ये बहुत बड़ा फिगर है। ऑटिज्म के रोग से पीड़ित मानसिक विकलांग बच्चा, उनमें से 10% किसी एक क्षेत्र में सुपर टैलेंटेड होते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले इंग्लैंड में सर्वे किया गया था सावंत सिंड्रोम वाले बच्चों का, उनके माता पिता के इंटरव्यू लिए गए थे, और पाया गया था कि 28% माता पिताओं ने बताया कि उनके बच्चे में कोई सुपर नेचुरल टैलेंट है। वो कहाँ से आया? हमारे परिवार में तो इसको सिखाया नहीं था किसी ने, कहीं स्कूल में इसने पढ़ा नहीं है, वो अद्भुत क्षमता कहाँ से आई, इसका कुछ समझ में ही नहीं आता। एक बात और बता दूं, इस प्रकार के सावंत सिंड्रोम वाले जो बच्चे हैं, इनमें से मेल और फीमेल का रेशियो 6 और 1 का है। 6 लड़के 1 लड़की, ये वाला रेशियो है। अभी तक ऐसा कोई सिद्धांत या थ्योरी नहीं खोजी जा सकी जिससे यह समझाया जा सके कि इस मेंटली रिटार्डेड बच्चे में ये अद्वितीय क्षमता कहाँ से आई। किसी एक फील्ड में वो अति संवेदनशील हैं, सुपर सेंसिटिव, अन्य क्षेत्रों में इनसेंसिटिव हैं, लेकिन किसी एक क्षेत्र में सुपर सेंसिटिव हैं, और ऐसा लगता है कि चूंकि इनका ब्रेन डैमेज है, वो जो फिल्टर कर रहा था कॉन्शसनेस को, वह सिस्टम इनका डैमेज है, तो जरूरत से ज्यादा कॉन्शसनेस इनके भीतर आ रही है एक क्षेत्र में। जैसे हमारी नल की टोंटी खराब हो जाए उसके भीतर का सिस्टम, और वो चालू हो जाए और धड़ल्ले से चलते ही रहे, या हमारे मीटर में खराबी आ जाए और हाई वोल्टेज करंट भीतर आने लगे।
ऐसा कुछ समझ में आया कि इनके अंदर कॉन्शसनेस ज़्यादा आ रही है सामान्य व्यक्ति की बजाय। इसके लिए एक शब्द खोजा गया है, उन्होंने नया गढ़ा है, अनफिल्टर्ड कॉन्शसनेस। किसी अज्ञात स्रोत से इनके भीतर ज्ञान, जानकारी, कुशलता, प्रतिभा आ रही है। तो यह ब्रेन के द्वारा उत्पन्न नहीं है, यह कहीं और किसी अज्ञात लोक से आ रही है। तो सामान्य रूप से हम जिसको सामान्य व्यक्ति कह रहे हैं, उसका ब्रेन फिल्टर का काम करता है, वो बहुत थोड़े से को आने देता है, पूरे को नहीं आने देता। ये असामान्य बच्चों में विस्तृत चेतना का अनुभव होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि टेम्पोरल लोब में, मस्तिष्क का जो टेम्पोरल लोब कहलाता है, उस पर चोट लग जाए किसी दुर्घटना में, लड़ाई झगड़े में, तब भी सावंत सिंड्रोम उत्पन्न हो जाती है। तो कुछ तो हुए कंजेनाइटल केसेस, पैदाइशी, कुछ जिनको बाद में होती है वो दो कारण से होती है, या तो चोट लगने से या किसी बीमारी से, जैसे डॉक्टर टेलर के केस में हुआ, मस्तिष्क का रोग या कोई अन्य न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट पैदा हो गया। अभी कुछ वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं कि कम फ्रीक्वेंसी वाले ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक प्रभाव के द्वारा यदि किसी प्रकार लेफ्ट ब्रेन के फंक्शन को कम कर दिया जाए तो भी सावंत सिंड्रोम जैसे लक्षण टेम्पररी रूप से प्रकट हो सकते हैं। ये एक बिल्कुल नई चीज सामने आई। वह जो चेतना का विस्तार है उससे सीधा कनेक्शन जुड़ जाएगा, बीच का फिल्टर बंद हो जाएगा। तो जो प्रयोग चल रहे हैं उनसे बड़ी उम्मीद है कि लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक इंडक्शन, उसके द्वारा ब्रेन के किसी हिस्से को सुला दिया जाए तो कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली भी सावंत सिंड्रोम पैदा की जा सकती है। इसके प्रयोग चल रहे हैं और बड़ी उम्मीद है कि इसमें सफलता मिलेगी। हो सकता है भविष्य में हमें नशीले द्रव्यों की ज़रूरत ना पड़े, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट घर में हो, बाएं कान पे लगाया और थोड़ी देर में निर्वाण के अनुभव में पहुंच गए। इसकी संभावना मैं देख रहा हूं। हाँ, जानबूझकर हम अभी भी पहुंच सकते हैं ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। मेडिटेशन में इसी चीज को, लेफ्ट ब्रेन को निष्क्रिय करने के लिए दो चीजों का उपयोग करते हैं हम, या तो साक्षी भाव का या भक्ति भाव का। भक्ति भाव का अर्थ है हमारे भीतर वो जो इमोशनल हिस्सा है राइट ब्रेन का, उस तरफ हमारी सारी जीवन ऊर्जा शिफ्ट हो जाए, अर्थात माया हिस्सा काम करना कम कर देगा। हम भाव में डूब जाएं, भक्ति भाव में, तो भी हमारे विचार कम हो जाते हैं, या विचारों के हम साक्षी हो जाएं, जिसको हम ध्यान कहें, योग कहें, दृष्टा भाव कहें। महर्षि पतंजलि ने योग को दृष्टा भाव कहा है। योग शास्त्र में पहली ही पंक्ति में वो कह देते हैं दृष्टा होना है। अगर हम विचारों को दूर से देखें तो विचार एक स्क्रीन पे जैसे फिल्म चल रही हो वैसे चल रहे हैं। फिर ये देखने वाला कौन है? वो तो इनसे विलग हो गया, और जैसे ही वह विलग हुआ मस्तिष्क के साथ हमारा डिटैचमेंट हो गया। जैसे हम बिजली की किसी इक्विपमेंट को अनप्लग कर दें, सॉकेट से प्लग निकाल दें तो वो चलना बंद हो जाएगा। ठीक ऐसे ही जैसे ही हम डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन में पहुंचे, साक्षी बने मन के, मन काम करना बंद कर देता है। तो साक्षी के द्वारा अर्थात ध्यान के द्वारा अथवा भक्ति भावना के द्वारा, इन दो के द्वारा हम अपने लेफ्ट ब्रेन के फंक्शन को कम कर सकते हैं, दाहिने फंक्शन को बढ़ा सकते हैं, और तब चेतना के विस्तार का अनुभव अपनी स्वेच्छा से हो सकता है। हम किसी के गुलाम नहीं है, ना हम मशीन के गुलाम हुए, ना हम किसी ड्रग के रसायन के गुलाम हुए। तो पुरानी जो सोच थी कि मस्तिष्क के द्वारा चेतना पैदा हो रही है, यह बात बिल्कुल गलत साबित हो गई है। इसके कुछ और उदाहरण आपको देना चाहूँगा।
सामान्य इंद्रियों से प्राप्त जो जानकारी हमें है संसार की, जगत की, 20वीं सदी के पहले तक सारा विज्ञान उसी पर आधारित था। अब उसको हम क्लासिकल फिजिक्स या न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं। 20वीं सदी के आरंभ में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक नई सोच दी, बिल्कुल नई सोच, रिलेटिविटी की, सापेक्षतावाद की। उसको समझना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे दैनंदिन के जो अनुभव हैं, जो हम अपनी इंद्रियों से जगत को देखते हैं, वह उससे बिल्कुल भिन्न है। सहमत होना बड़ा मुश्किल, आइंस्टीन को भी बहुत मुश्किल लगी अपनी बात समझाने में, लेकिन उसकी बात में सच्चाई थी, वह सिद्ध हुई और सारी दुनिया को मानना पड़ा। अब तो जीनियस का पर्यायवाची शब्द हो गया है आइंस्टीन, समानार्थी हो गया है। आइंस्टीन की अद्भुत क्षमता, सारी न्यूटोनियन फिजिक्स गलत हो गई। पिछले 300-400 साल में जो क्लासिकल फिजिक्स बनी थी वह गलत साबित हो गई, विशेषकर कॉस्मोलॉजी के मामले में। वो जो दूरबीन से देखे जाने वाला विराट अंतरिक्ष है, उस पर ये नियम बिल्कुल लागू नहीं होते। पिछले 400 सालों में हमने जिनको सत्य समझा था वो सब गलत साबित हो गए। एक रिलेटिव वर्ल्ड का पता चला और फिर लगभग 25-30 साल पश्चात 1930 के आसपास हाइजेनबर्ग और अन्य वैज्ञानिकों ने एक और चीज खोजी, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। तो आइंस्टीन ने जो खोजा था वो था टेलीस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में, हाइजेनबर्ग ने जो खोजा वो था सब पार्टिकल्स के बारे में। ये भी बिल्कुल अलग निकला, हमारी सामान्य सूझबूझ से बिल्कुल अलग। हम मानने को तैयार ही नहीं होंगे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या करो, हो सकता है। एक दो मामले में तो ऐसा हुआ कि आइंस्टीन जैसा प्रतिभाशाली आदमी भी हाइजेनबर्ग के खिलाफ हो गया, कहा कि हो ही नहीं सकता। तुम जिस एक्शन की बात कर रहे हो कि यहां एक पार्टिकल है और एक दूसरा एंटेंगल्ड पार्टिकल करोड़ों मील दूर है, यदि यहां के सब एटॉमिक पार्टिकल को तुम लेफ्ट ले जाओगे तो वो करोड़ों मील दूर वाला राइट खिसक जाएगा तुरंत। यहां के पार्टिकल को हमने क्लॉकवाइज घुमाया, वो वहां पे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा करोड़ों मील दूर। ये कैसे होगा? आइंस्टीन के हिसाब से कोई भी इंफॉर्मेशन यहां से वहां तक जाने में लाइट की स्पीड से जाएगी, मैक्सिमम स्पीड वही है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, तो करोड़ों मील दूर पहुंचने में देर लगेगी। इमीडिएट एक्शन कैसे हो सकता है? तो आइंस्टीन ने इसकी बड़ी मजाक उड़ाई, इसको स्पूकी एक्शन कहा। ये तो कोई भूत प्रेत हैं जो काम कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव, इम्पॉसिबल। अब तो करीब करीब 80-90 साल हो गए, अब तो भली भांति सिद्ध हो गया कि हाइजेनबर्ग और उसके सहयोगियों ने जो खोजा था वह सही साबित हुआ। आइंस्टीन की सोच वहां पर गलत साबित हो गई। अभी पिछले साल 2022 में फिजिक्स के जिन आविष्कारकर्ताओं को नोबेल प्राइज मिली है, वो लोग हाइजेनबर्ग वाली सिस्टम से ही चल के आगे आए हैं। और जानते हैं उनकी खोज का टॉपिक क्या है? उन्होंने सिद्ध किया है लोकलिटी इज नॉट रियलिटी। कान खोल के सुन लो, ये कण यहां है और वो 10 करोड़ मील दूर है। ये हमारी सोच गलत है कि ये यहां है वो वहां है। लोकलिटी इज नॉट रियलिटी। सब कुछ जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड, अखंड ब्रह्म ऋषि जिसे कहते हैं, सब कुछ जुड़ा हुआ है। और बड़ी अजीब अजीब इसके जो परिणाम है वो निकलते हैं। अभी एक थ्योरी चल रही है फिजिक्स में जिसमें वो कह रहे हैं यहां हिंदुस्तान में एक तितली पंख फड़फड़ाए और इसकी वजह से टर्की में भूकंप आ जाए। ये हो सकता है, हमारी सामान्य सोच में तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अब वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध हैं। सब चीजें संयुक्त हैं, जुड़ी हुई हैं, कोई चीज लोकल नहीं है, सब कुछ यूनिवर्सल है, कॉस्मिक है, सब कुछ संयुक्त है।
और एक जगह कुछ होता है, उसका प्रभाव समस्त पे पड़ता है और समस्त का प्रभाव एक पर पड़ता है। आइंस्टीन ने तो फिर समय और काल के बारे में भी बड़ी अद्भुत धारणाएं दी। टाइम भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, डायलेट कर सकता है, फैल सकता है, सिकुड़ सकता है, और ठीक ऐसा ही आकाश भी। ये सोच के परे की बातें थी। मैटर और एनर्जी एक हैं, और फिर उसके बाद कि वैज्ञानिकों ने खोज लिया कि वो जो एनर्जी हैं, वेव्स हैं, वो ऑब्जर्वेशन से प्रभावित होती हैं। अगर वैज्ञानिक देख रहा है तो ऐसा लग रहा है कि वो पार्टिकल है, कण है, और अगर नहीं देख रहा तो वो एक तरंग है, वेव है। हद हो गई। वैज्ञानिक के देखने से फर्क पड़ गया। ये तो ऐसे हुआ हम कहें कि देखो वहां रात को चांद निकला है, लेकिन जब हम देखते हैं तब चांद होता है, वैसे चांद नहीं होता। हमारी साधारण जानकारी तो यही है कि चांद होगा ही होगा, हम देखें या ना देखें। क्वांटम फिजिक्स में सिद्ध हो गया कि हम देखेंगे तो है, नहीं देखेंगे तो नहीं है। कण और तरंग चेंज हो जाएंगे, अपना व्यवहार बदल देंगे। इसका मतलब वैज्ञानिक की अवेयरनेस उसके व्यवहार को बदल रही है, तो उसमें भी अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर वो कोई मुर्दा वस्तु है, कण या तरंग, जैसा कि अभी तक हम समझते थे कि मैटर भी डेड है, एनर्जी भी डेड है, फिर एक जीवित व्यक्ति के निरीक्षण करने से वो परिवर्तित कैसे हो गए? उनको क्या फर्क पड़ता है कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है? वो तो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि उनके अंदर भी जैसे चेतना है, वो जागरूक हैं। अगर कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है तो मैं दूसरे ढंग से व्यवहार करने लगूंगा, नहीं कर रहा है तो मैं अपनी मस्ती में हूं। अपनी मस्ती में मैं तरंग था, कोई देखने लगा तो मैं कण बन गया। बड़ी विचित्र बात। इसका मतलब कॉन्शसनेस जो है वह सर्वव्यापी है। तो आइंस्टीन ने खोजा था इक्वेशन मैटर और एनर्जी के बीच में। भविष्य में आने वाले वैज्ञानिक एक दूसरा इक्वेशन खोजेंगे एनर्जी और कॉन्शसनेस के बीच में, और तब हम पाएंगे एनर्जी ही कॉन्शसनेस बन जाती है, कॉन्शसनेस एनर्जी बन जाती है। सारा जगत सापेक्ष है। कुछ और बातें मैं कहना चाहूँगा। हम जिनको अत्यंत प्रतिभाशाली लोग कहते हैं, आपको शायद पता ही होगा, अभी अभी मैं अल्बर्ट आइंस्टीन की बात कर रहा था। कल किसी ने मुझको एक कार्टून भेजा था जिसमें आइंस्टीन और चार्ली चैपलिन की मुलाकात हुई। आइंस्टीन ने कहा, चार्ली चैपलिन तुम गजब करते हो, मूक अभिनय करते हो, बोलते एक शब्द नहीं, फिर भी लोग सब बात समझ जाते हैं और अट्टहास करते हैं, तुम्हें देख देख कर हंसते हैं। चार्ली चैपलिन ने और तीखा व्यंग्य किया। उसने कहा कि आइंस्टीन महोदय, आप तो मुझसे भी ज्यादा कमाल करते हो। आप जो बोलते हो वो किसी को समझ में नहीं आता, एक शब्द समझ में नहीं आता, फिर भी सारे लोग आपसे प्रभावित हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, आइंस्टीन के ब्रेन में अवश्य कुछ एबनॉर्मलिटी रही। वह एक सामान्य बच्चे की तरह पैदा नहीं हुआ था। सामान्य बच्चे जो 1-1.5 साल में बोलने लगते हैं भाषा, आइंस्टीन को बोलना सीखने में 5-6 साल लगे। कई बार उसके पिता उसको डॉक्टरों के पास ले गए कि लड़का गूंगा है, बोलता ही नहीं है, समझता ही नहीं है। आइंस्टीन की चाल भी नॉर्मल चाल नहीं थी, खूब अच्छे से बैलेंस करके नहीं चल पाता। 10-12 साल का हो गया तब ठीक से चलना सीखा वो। किसी भी मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से हम देखेंगे, चाइल्ड ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे, तो समहाउ मेंटली और फिजिकली थोड़ा सा सामान्य से पीछे था। स्कूल में कभी उसको अच्छे नंबर नहीं मिले, अच्छी नौकरी भी ना मिल सकी, लेकिन बाद में जब उसके थ्रू सुपर कॉन्शसनेस उतरी, वो इसलिए उतर सकी कि उसका मस्तिष्क सामान्य रूप से काम नहीं करता था। ठीक यही बात चार्ली चैपलिन के बारे में है। जब वो बहुत छोटा था तभी पिताजी की मृत्यु हो गई थी। माँ बाद में विक्षिप्त हो गई, पागल खाने चली गई।
7 साल की उम्र में ही उसको काम धाम शुरू करना पड़ा, बहुत गरीबी में जिया। ये जो अद्भुत जीनियस पैदा हुआ है, इसके साथ आप कुछ कोरिलेट करिए। चार्ली चैपलिन की मदर पागल हो गई, आइंस्टीन का बेटा पागल हो गया। आप कोई लिख के बिठा पा रहे हैं? जी स्वामी जी। देयर वाज सम एबनॉर्मलिटी जो उनके डीएनए में, जीन्स में चली आ रही थी। शायद इनकी जो सुपर टैलेंटेड प्रतिभा है वह इसलिए प्रकट हो पाई, अन्यथा नहीं हो पाती। थॉमस अल्वा एडिसन, जिसके नाम सबसे ज़्यादा पेटेंट हुए उस जमाने में, लगभग 1050 से भी अधिक, उसका कान खराब था, बचपन से उसको सुनाई नहीं देता था। कोई कंडक्शन डिफेक्ट नहीं था, इसका मतलब न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट था, ब्रेन में कुछ गड़बड़ थी, उसको सुनाई नहीं देता था। स्कूल भेजा गया उसको। 12 सप्ताह के बाद टीचर ने कागज पर नोट लिख के दिया, कहा कि अपने पेरेंट्स को दे देना। उसने आके घर में माँ को दिखाया, वो तो पढ़ नहीं सकता था कि क्या लिखा है टीचर ने। माँ ने खुशी में अपने बच्चे को गोद में उठा लिया, कहा कि शाबाश बेटा, तुम्हारी मैडम ने लिखा है कि इस बच्चे को स्कूल भेजने की ज़रूरत नहीं है, यह तो इतना होशियार है, हम स्कूल में इसको क्या पढ़ाएंगे, हमारा स्कूल इसके लायक नहीं है, तो कल से तुम स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं, प्रसन्न हो जाओ, मैं घर में ही तुमको थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा दिया करूँगी। जब माँ की मृत्यु हुई कोई 40 साल बाद, तब माँ के कपड़ों की अलमारी की सफाई करते हुए एडिसन को वो कागज़ मिला। वो कहीं कपड़ों के नीचे माँ ने दबा कर रखा था। एडिसन ने पढ़ा, उसमें लिखा था कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल नालायक है, ही इज एन इडियट, इसको स्कूल मत भेजो, इसका भी समय खराब होगा, हमारा भी समय खराब होगा, दूसरे बच्चों का खराब होगा, ये कुछ नहीं सीख सकता, ही इज गुड फॉर नथिंग, इससे कोई आशा मत करना। ये लिखा था मैडम ने। माँ ने कभी ये वाली बात बताई ही नहीं। माँ ने तो बात को बिल्कुल पलट दिया, उल्टा कर दिया। कहा कि बेटा वो स्कूल तुम्हारे लायक नहीं, तुम बहुत होशियार हो, अब तुम घर में ही रहो। ये वही एडिशन है जिसके आविष्कारक, बड़े से बड़े आविष्कारक जिसे कहा जाता है आज तक का। ठीक ऐसे ही बात आप अन्य लोगों को देखिए। निकोला टेस्ला एडिसन के ही जमाने का वैज्ञानिक था, जिसने एसी करंट खोजा। आज हम वही बिजली उपयोग कर रहे हैं। उसके बचपन की कहानी देखो तो आप पाओगे एक सामान्य बच्चे से गया बीता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के घर में एक नियम था, एक बड़ा रजिस्टर था, जिसमें घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो नोट किया करते थे परिवार के लोग, क्योंकि उनका बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था, करीब करीब 100 लोग थे। तो कौन बच्चा कैसा कर रहा है, क्या उम्मीद है, क्या आशा है, वो रजिस्टर अभी भी मौजूद है। रविन्द्रनाथ के पिता ने, दादा ने उसमें जो कमेंट्स लिखे हैं, अन्य सब बच्चे तो ठीक हैं, उनसे काफ़ी उम्मीद है कि अच्छा कुछ करेंगे। रविन्द्रनाथ के बारे में हमेशा लिखा गया है कि लड़का किसी काम का नहीं है, ये कुछ ना कर पाएगा, सामान्य जीवन भी ना जी पाएगा। ये रविन्द्रनाथ के बारे में कमेंट हैं। आज हम जिनको महाकवि कहते हैं, जिन्होंने नोबेल प्राइज़ पाई। आइंस्टीन के पिता को भी बहुत चिंता थी कि मेरा लड़का क्या करेगा, कैसे जीवन यापन करेगा, ये तो इस लायक ही नहीं है कि कुछ कमा धमा सके, उतनी अकल नहीं है। आइंस्टीन का पिता जब मरा बहुत चिंतित कि मेरे बेटा का क्या होगा। ठीक वही बात रविन्द्रनाथ के साथ हुई। हैरानी की बात है, हम जिनको महान प्रतिभाशाली लोग कहते हैं, अभी 5 साल पहले 2018 में स्टीफन हॉकिंग का देहांत हुआ। आप सब जानते हैं, इस जमाने के बड़े से बड़े महान वैज्ञानिकों में से एक। लेकिन 21 साल की उम्र में उसको मोटर न्यूरॉन डिसीज हो गई थी, धीरे 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 पूरा पैरालाइज्ड हो गया और बाद में तो उसकी बोली भी बंद हो गई। कितने साल वह व्हील चेयर पर ही जिया है, और उस दौरान उसने जो खोजें की हैं, जो आदमी बोल नहीं सकता, हाथ पैर हिला नहीं सकता, हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर है, वो कॉस्मोलॉजिकल डिस्कवरीज कर लेता है। ये जानकारियां कहां से मिल रही हैं उसको? उसको तो मोटर न्यूरॉन डिसीज हो गई जो लाइलाज है,
कभी ठीक नहीं होगा, रोज रोज बढ़ती जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। क्या आपको नहीं लगता कि हमारा ब्रेन एक फिल्टर का काम कर रहा है? पहले समझा जाता था कि एंटीना का काम कर रहा है, रिसीव कर रहा है। ठीक है, एंटीना का काम भी कर रहा है, लेकिन फिल्टर कर रहा है, और इतना ज़्यादा फिल्टर कर देता है कि नीचे बहुत कम आ पाता है। हम उसी से अपना काम धाम चला लेते हैं। अगर किसी कारण यह फिल्ट्रेशन बिगड़ जाए तो मैंने कुछ उदाहरण आपको गिनाए, जिनको हम महाप्रतिभाशाली लोग कहते हैं, जीनियस कहते हैं, सुपर ह्यूमन पावर उनके अंदर है, यह हमें दिखाई देता है। लेकिन वो जिस प्रकार से अवतरित हुआ है वो इसीलिए कि उनका फिल्टर खराब था, कहीं कुछ डिफेक्ट था उसमें, इसलिए ऐसा हो पाया। तो प्यारे मित्रों, कुछ नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं लोगों को, उसके बारे में काफ़ी किताबें लिखी गई हैं, इस बारे में खूब डाटा कलेक्ट हो गई है। जब कोई व्यक्ति मरने के करीब होता है तब उसका मस्तिष्क अब बस समाप्त होने को है, सारी एक्टिविटीज़ खत्म हो गई, और तब अचानक ऐसा होता है, एकदम मेंटल क्लियरिटी हो जाती है। हमारे देश में कहते भी हैं, जैसे कोई दीपक बुझने वाला हो, उसका तेल खत्म हो रहा है, अचानक भभक के जलता है। मरता हुआ आदमी अचानक सुपर कॉन्शियस हो जाता है और उसको सब कुछ याद आ जाता है, यहां तक कि अल्जीमर डिसीज, जिसमें कि आदमी सब कुछ भूल जाता है, उसे कुछ याद नहीं रहता। अल्जीमर्स डिसीज के रोगी भी मरते समय कुछ घंटे या कुछ मिनट पहले एकदम मेंटल क्लैरिटी में आ जाते हैं, सब कुछ सुस्पष्ट, सबको पहचानते हैं, सब कुछ याद आ गया। आश्चर्य होता है, इसके रिकॉर्ड हैं, बहुत बड़े पैमाने पर होता है ये, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि अल्जीमर डिसीज का आदमी अब बिल्कुल मरणासन हालत में, इसका तो डिटोरिएशन होता जा रहा है, निश्चित रूप से फिजिकल ब्रेन का डिटोरिएशन होता जा रहा है। अचानक लास्ट मोमेंट में क्या हुआ, वो जो फिल्टर था वो खराब हो गया, और अचानक वो जो सुपर कॉन्शियसनेस थी वो प्रकट होने लगी। नियर डेथ एक्सपीरियंस में भी ऐसा ही होता है। बहुत लोग जिनको मैंने कहा इस प्रकार की साइकिक एबिलिटीज वाले होते हैं, सुपर नॉर्मल एबिलिटीज, विशेषकर रिमोट व्यूइंग, टेलीपैथी, प्रिकग्निशन, साइकोकाइनेसिस, इस प्रकार की विचित्र अद्भुत क्षमताएं जिनके भीतर होती हैं, जिनका कोई काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं खोजा जा सकता कि कैसे हो रहा है। अगर हम यह समझ लें कि वह सुपर कॉन्शियसनेस जो सर्वव्यापी है, वह इंडिविजुअली मेरी, आपकी या किसी की नहीं है, हाँ, हमारे मस्तिष्क के द्वारा उससे जानकारी प्राप्त हो रही है, पर इसके बिना भी हो सकती है। हमने बहुत सारे बच्चों पर मिड ब्रेन एक्टिवेशन का प्रयोग किया, और 3 दिन के एक्सपेरिमेंट में 90% बच्चे अपनी सारी इंद्रियों को बंद करके भी जान सकते हैं। आंखों पर उनकी पट्टी बांध दी गई है, मोटी पैड लगा दी गई है काले रंग की, उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, और वो छू के बता सकते हैं कि कौन से रंग की चीज है। कान के पास ले जाके किताब वो पढ़ सकते हैं कान से, किताब में क्या लिखा है। हद हो गई। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, इसका मतलब आंख के बिना भी देखा जा सकता है। उस चैतन्य में देखने की शक्ति है, उस चैतन्य में सुनने की शक्ति है, बिना कान के भी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, बिना हाथ के छू सकते हैं। ये जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन जिन बच्चों का किया जाता है 3-4 दिन के प्रयोग में, उनमें ये क्षमता आ जाती है। वो बिना छुए बता सकते हैं कोई चीज कैसी है, कोमल है, कठोर है। आश्चर्य होता कैसे पता लग गया। और जिन लोगों ने 15-20 दिन प्रयोग किया है घर जाके भी कंटिन्यूटी में, वो दीवार के उस पार क्या है, दूसरे कमरे में क्या है, वो भी बता सकते हैं। कैसे पता चला? चेतना के लिए दीवार कोई रोकथाम नहीं करती। जैसे हम जानते हैं एक्सरे हमारे शरीर की मांसपेशियों से, त्वचा से गुजर जाती है, सिर्फ हड्डियों से नहीं गुजर पाती। बाकी का शरीर एक्सरे के लिए ट्रांसपेरेंट है, प्रकाश की किरणों के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं है।
एक्सरे के लिए ट्रांसपेरेंट है। ठीक वैसे ही वो जो कॉन्शसनेस है, कॉस्मिक कॉन्शसनेस, उसके लिए सभी कुछ ट्रांसपेरेंट है, सभी कुछ। इसलिए टेलीपैथी संभव है, इसलिए रिमोट व्यूइंग संभव है, इसलिए प्रिकग्निशन, कोई घटना नहीं घटी उसके पहले ही पता चल गया। इसको हम साधारण भाषा में कहते हैं इंट्यूशन, अंतः प्रेरणा। घटना घटने के पहले ही पता चल गया। इसका मतलब भविष्य हम जो सोचते हैं कि अभी हुआ नहीं है, वो कहीं पे हो चुका है, उसकी खबर मिल गई। साइकोकाइनेसिस, विचार के द्वारा किसी वस्तु में मूवमेंट पैदा कर देना, ये सब संभव है। हमें यह समझना होगा कि चेतना बहुत विस्तृत है। हमें चेतना का विस्तार करना नहीं है, वो ऑलरेडी विस्तृत है। हमारे भीतर जो लोकलाइज्ड कॉन्शसनेस आ गई है, इस फिल्टर के माध्यम से, इस फिल्टर से थोड़ा ऊपर उठने की हम कोशिश करें तो सामान्यतः किन्हीं बीमारियों में ऐसा होता है। मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण गिना दिए। जो सुपर टैलेंटेड लोग आज तक जितने भी हुए हैं, उनमें आप खोजना गौर से, कहीं ना कहीं कुछ डिफेक्टिव है। ठीक है, इतना डिफेक्टिव नहीं कि हम उसको बीमारी की कैटेगरी में रखें। अभी तो साइकोलॉजिस्ट ने भी स्वीकार कर लिया है कि सावंत सिंड्रोम को बीमारी की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ये दुर्भाग्य नहीं, ये तो सौभाग्य है एक प्रकार का। उसको रोग क्यों कहना, एक नेगेटिव लेवल क्यों लगाना? और क्या पता अतीत में जो, जिन्हें हम महापुरुष कहते हैं, अत्यंत प्रतिभाशाली हुए लोग कहते हैं, अब उनके बारे में विस्तृत जानकारी तो नहीं है। इस सदी के, पिछली सदी के कुछ लोगों के नाम मैंने आपको गिनाए। एक बार मैं 19वीं सदी के वैज्ञानिकों की हिस्ट्री का अध्ययन कर रहा था, छोटी सी किताब थी, और मैं बहुत हैरान हुआ कि 19वीं सदी में बड़ी बड़ी बेसिक खोजें की गई। ठीक है, बाद के जो वैज्ञानिक आए उन्होंने सूक्ष्म खोजें की, लेकिन जो बेसिक साइंटिफिक खोजें थी वो करीब करीब 19वीं सदी में सब पूरी हो चुकी थी। और उन सैकड़ों वैज्ञानिकों में से केवल 2 वैज्ञानिक पढ़े लिखे थे। केवल 2 वैज्ञानिक पढ़े लिखे थे, अमीर घर के थे। बाकी की 98% गरीब घरों से थे, मध्यम परिवार से थे, पढ़ाई लिखाई की कोई सुविधा नहीं थी, या बस प्राइमरी स्कूल पढ़े थे। सारे आविष्कार उन्होंने किए। इसका ठीक उल्टा भी देख लो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में इतना रिसर्च वर्क हो रहा है, अरबों खरबों रुपया खर्च हो रहा है सारे विश्व का, हम हिसाब लगाएं तो यूनिवर्सिटी के रिसर्च में, और कभी किसी यूनिवर्सिटी के रिसर्च से कोई भी मौलिक आविष्कार निकल कर नहीं आया। यदा कदा कभी आता हो तो आता हो, अक्सर वो चुराया हुआ होता है, पता चलता है बाद में। किसी अनपढ़ ग्रामीण आदमी ने खोज की थी, अब उसके पास तो ये क्षमता नहीं थी कि वो उसको पब्लिसाइज कर सके, बता सके। उसका आइडिया किसी ने चुरा के यूनिवर्सिटी में फिर यूज कर लिया। ऐसा हुआ हो तो हुआ हो, वरना एक बात पक्की है, लाइब्रेरी में बैठ के जो दिन रात किताबों में सिर खपा रहा है, इंटरनेट से गूगल सर्च कर रहा है, इसकी खोपड़ी में फिल्टर और ज्यादा हो गए। विचार विचार विचार, जानकारी ही जानकारी, जानकारी की परत दर परत जम गई। अब उसमें से सुपर कॉन्शसनेस फ्लो नहीं हो सकती। डॉक्टर टेलर की एक बात पुनः अंत में याद दिला दूं आपको। लेफ्ट ब्रेन में अहम अनुभूति होती है, हम अपने आप को एक इंडिविजुअल, एक पर्सन, एक व्यक्तित्व के रूप में महसूस करते हैं, और राइट ब्रेन से वो व्यक्तित्व डिसॉल्व हो जाता है और हम समष्टि के साथ एक हो जाते हैं। यहाँ पे व्यक्ति नहीं बसता, समष्टि, पूरा ब्रह्मांड। जिन ऋषियों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, उन्होंने ऐसे ही अनुभव में कहा होगा। यह ध्यान के द्वारा संभव है। अब हम इसका इंतजार तो नहीं करेंगे कि हमारे ब्रेन में बीमारी हो जाए, कि दुर्घटना में सिर में चोट लग जाए। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई ड्रग्स लेने की ज़रूरत है। ओशो की एक किताब है, छोटी सी बुकलेट, LSD ए शॉर्टकट टू फॉल्स समाधि। उसमें उन्होंने आगाह किया है किसी प्रकार के रासायनिक द्रव्यों में नहीं उलझना, क्योंकि उसमें
एडिक्शन होगा, तुम उसके निर्भर हो जाओगे और उसके साइड इफेक्ट होंगे और तुम उसके मालिक नहीं होगे, तुम उसके गुलाम बन जाओगे। ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा यह बहुत आसानी से संभव है। और मैंने बताया 2 मुख्य विधियां हैं, या तो हम अपने तन मन के साक्षी बन जाएं तो हम उस सुपर कॉन्शसनेस में पहुंच गए, वही है साक्षी इस तन मन में क्या हो रहा है उसका, इसके ऊपर जो है। या हम अपनी भक्ति भाव को, हृदय को मौका दें। हम जिसको सामान्य भाषा में हृदय कहते हैं, भाव शक्ति कहते हैं, वास्तव में वह राइट ब्रेन हेमिस्फीयर है। हमें महसूस होता है यहाँ, वो एक अलग बात है, लेकिन है वह राइट ब्रेन हेमिस्फीयर। वहाँ पे फीलिंग है, लेफ्ट साइड में थिंकिंग है, राइट साइड में फीलिंग है। अभी थोड़े दिन पहले ही एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई थी। वो पैदाइशी अंधा है, उसको दिखाई कुछ नहीं देता। उसके माता पिता कहने लगे इसमें एक अद्भुत क्षमता है। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा आप अपनी जन्म तारीख बताइए, ये तुरंत बता देगा कि उस दिन कौन सा दिन था। मैंने बताई 17 जून 1955। वो आधा मिनट शांत रहा, उसने तुरंत कह दिया शुक्रवार। ठीक कहा उसने, बिल्कुल ठीक कहा उसने। तो प्यारे मित्रों, हमें चेतना का विस्तार करना नहीं है, चेतना ऑलरेडी विस्तृत है। उससे हम कैसे कनेक्ट हों? या तो भक्ति के द्वारा या ध्यान योग के द्वारा, ये 2 उपाय हैं। तो आज की चर्चा को मैं यहीं समाप्त करता हूं और रंजन जी आपसे पूछता हूं, अगर समय अनुमति देता हो तो हम आगे ध्यान का एक छोटा सा प्रयोग कर लें, अन्यथा समाप्त कर दें। समय बिल्कुल है स्वामी जी, हम ध्यान तो अनुभव करके ही आपके साथ जाएंगे। चलिए, तो आज का छोटा सा ध्यान प्रयोग इस प्रकार का रहेगा। 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट के 3 चरण हैं। पहले चरण में हम प्राणायाम करेंगे। इसको मैंने एक खास नाम दिया कॉफ़ी ब्रीदिंग। कॉफ़ी इसलिए कि जैसी कॉफ़ी में अवेयरनेस बढ़ जाती है, प्राणायाम से भी बढ़ जाती है। छोड़ने पर जोर होगा, सांस लेने पर नहीं। झटके के संग छोड़ेंगे, संगीत की रिदम के साथ, म्यूजिक के साथ हम सांस छोड़ेंगे तीव्र गति से। और नाभि पे जो झटका महसूस होता है, पेट पे चकता है, उसका एहसास करेंगे। तो आंख बंद करके इसको प्रयोग को करेंगे। जब 5 मिनट पूरे हो जाएंगे, उसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा, जिसमें हम नाद ब्रह्मांड में गूंज रहा जो नाद है, द सुपर कॉन्शसनेस इकोइंग विद द ओंकार नाद, वैसी मिलती जुलती ध्वनि हम पैदा करेंगे, जिसको हम भ्रामरी प्राणायाम भी कहते हैं। जैसे भ्रमर भौरे फूलों के आसपास गुंजार करते हैं, वैसी आवाज़। और अपनी ही आवाज़ को साक्षी होकर सुनेंगे भी। जो महिलाएं हैं भाव प्रधान, उनके लिए भावपूर्वक डूबना आसान होता है, उसमें लौलीन हो जाएं, तल्लीन हो जाएं। और अधिकांश जेंट्स जो हैं, उनके लिए दृष्टा भाव, साक्षी भाव आसान हो जाता है। जब आप सांस ले रहे हैं उसके भी साक्षी बने। ऐसा देखें जैसे कोई और सांस ले रहा है और मैं दूर से उसको जान रहा हूं। ये सांस आ रही जा रही आ रही जा रही, उसको जान रहा हूं। तो पहला चरण प्राणायाम का, दूसरा भ्रामरी का, और फिर तीसरा चरण है सिर्फ सुनने का। हल्का हल्का म्यूजिक बजता रहेगा, आती जाती सांस का पता चलता रहेगा। हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आपके पास ईयर प्लग हैं तो उस समय ईयर प्लग लगा लीजिएगा, आँख की पट्टी बांध लीजिएगा। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, उसमें हम खो जाएंगे और देखना कैसे कैसे आप शिफ्ट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और वह जो चेतना का विस्तार है, उसकी शांति, उसका आनंद अनुभव में आने लगता है। एक छोटे से जेल में बंद होकर हमें कैसे आनंद आएगा? जो मनुष्य जीवन का दुख है, हम सैकड़ों कारण गिनाते हैं उसके, मगर उसका मुख्य कारण है हम छोटी सी जगह में बंद हैं। एक पिंजड़े में बंद है पंछी, वो कैसे आनंदित हो? पंछी को तो खुला आकाश चाहिए। पिंजड़े में हम तड़फ रहे हैं। वो पिंजड़े से बाहर निकलने का उपाय या तो ध्यान या भक्ति। मादक द्रव्यों का लोग प्रयोग करते रहे हैं, वह मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाता है। जब दूसरा सही मार्ग उपलब्ध है तो गलत मार्ग से क्यों जाना? और तीसरा रास्ता जो हो सकता है भविष्य में कभी मिल जाए, प्रयोग चल रहे हैं और मुझे उम्मीद है जरूर कुछ सफलता हासिल होगी, कि बाहर से हम किसी प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा
या मैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा, जो मैंने कहा था लो फ्रिक्वेंसी मैग्नेटिक इफेक्ट, उसके द्वारा हम विचारों को बंद कर पाएंगे। अगर ये हो सका तब बहुत आसान हो जाएगा। एक बार कृत्रिम उपाय के द्वारा हमें एक झलक भी मिल गई, तब हम ध्यान के द्वारा उसे पाने की कोशिश बड़ी आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि हमें पता है कि है वो। हम किसी अंधेरे में नहीं टटोल रहे हैं। देयर इज समथिंग वी हैव एक्सपीरियंस, जस्ट ए ग्लिम्स। अब उसको हम बिना किसी सहयोग के, बिना किसी सपोर्ट के प्राप्त करें। अभी ध्यान करना मुश्किल इसलिए लगता है कि हमको कुछ पता ही नहीं कि है भी कि नहीं, कुछ होगा कि नहीं। वास्तव में होता है कि बस बातचीत ही है। एक बार छोटी सी झलक मिल जाए, फिर हमको ये तो पक्का हो गया कि है। अब उस तक कैसे पहुंचना, उसका रास्ता हम खोजें। तो भविष्य में मैं उम्मीद करता हूं केमिकल्स के द्वारा नहीं, लेकिन अगर किसी फिजिकल इक्विपमेंट के द्वारा यह संभव हुआ तो वह बहुत उपयोगी होगा। हम उसके एडिक्टेड भी नहीं होंगे और जब चाहें हम उसका यूज़ करके एक झलक प्राप्त कर सकते हैं। और तब हमारे भीतर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो अलौकिक अनुभव है, अब मैं ध्यान के द्वारा उसको पाऊं, तो हमारे भीतर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।